बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, मार्का खैर व शर जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ उसकी तैयारियां शुरू हैं और इस वक्त जो यहूदी उलमा हैं, जो छोटी के यहूदी आलिम हैं, वो क्या पेशन गोइयाँ कर रहे हैं और माजी में उन्होंने क्या पेशन गोइयाँ की जो पूरी हैं और आने वाले 10 साल के हवाले से वो जिन तैयारियों का जिक्र कर रहे हैं, ये है आज का हमारा मौजू। और साथ ही प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे भारत में जो बढ़ते हुए मुजाहरे, इस वक्त जो एक अनरेस्ट की सिचुएशन है उस पर करेंगे बात, और साथ ही जो पाकिस्तान ने डोजियर पेश किया है भारत की दहशत गर्दी का, उस हवाले से क्या पेशरफ्त है और आलमी दुनिया उस पर कितनी तवज्जो दे रही है। साथ ही एक अहम इंटरव्यू हुआ साबिक ISI चीफ असद दुरानी साहब के, उस पर भी बात करेंगे। और एक और मौका आफिया सिद्दीकी को वतन वापस लाने का मिल रहा है पाकिस्तान को, कि ट्रंप की जानिब से आम माफ़ी का हमेशा होता है कि जब सदूर जो जाते जाते कईयों के आम माफ़ी का ऐलान करते हैं, अगर हुकूमत पाकिस्तान अपील करती है क्या तरीक़ेकार इख्तियार करेगी कि आफिया सिद्दीकी साहबा को वापस लाया जाए, इसके ऊपर बात करेंगे। क्या कानूनी पहलू हैं। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब, लेकिन बात शुरू करने से पहले एक जो मुमताज़ यहूदी आलिम है और जिनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है तल अबीब के अंदर, इसराइल के अंदर, पूरी दुनिया में यहूदी उनको फॉलो करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। सुनाए जी नाजरीन, ये गुफ्तगू आपने सुनी, अमनून इसहाक इनका नाम है और जो मुस्तकबिल का नक्शा खींच रहे हैं, इस पर गुफ्तगू करते हैं कि हमारी जो अहादीस हैं इस हवाले से क्या पेशन गोइयाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं जो आने वाले बुनियादी मज़ाहब जो हैं वो आखिर ज़मान के बारे में, आखिरी दौर के अंदर जो लड़ाइयाँ होनी है, इसको मार्का खैर व शर कहते हैं, उसके बारे में ये गुफ्तगू करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा तैयारी जो है वो यहूदियों की है। सही, किसी और ने इतनी तैयारी नहीं की, और वो ख़ास तौर पे उनके अंदर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की सूरत हाल जो है वहाँ है। ये तैयारी उनकी शुरू हुई है 1890 के आसपास। सही। और 1896 में वो सारे इकट्ठे हुए थे, इसको कहते हैं वर्ल्ड ज्यूरी। वो सारे इकट्ठे हुए थे और उन्होंने एक प्रोटोकॉल्स लिखे थे कि हमने हजरत मसाया जो उनके आने हैं, जिन्होंने आले याकूब की हुकूमत कायम करनी है, वो आले याकूब की जो हुकूमत कायम करनी है, उसके लिए हमने रास्ता कैसे हमवार करना है। सही। 1896 में उन्होंने प्रोटोकॉल्स तहरीर किए जो अब दुनिया में आम हो चुके हैं। पहले यहूदी इसको नहीं मानते थे कि ये ऐसे हमारे खिलाफ इल्ज़ाम लगाया जाता है, हिटलर ने उन्होंने कहा, फिर अब मानने शुरू हो गए। उसके बाद 1916 में उन्होंने एग्रीमेंट किया बरतानिया के साथ, जिसको बालफोर डेक्लेरेशन कहते हैं, कि हम आपको, दुनिया की ताकतें आपको वापस वहां पर आबाद कर देगी। वो फिर 1920 में उनके लोग जो हैं चलना शुरू हुए और वहां पहुंचना शुरू हुए और हर चीज छोड़ छाड़ के अपने इस आखिर ज़मान के दौर के अंदर उस लड़ाई के लिए वहां पहुंच गए। 1948 में इसराइल बन गया। सही है। जब इसराइल बन गया तो उनका अंदाजा था कि बस तो कुछ अरसे के, वैसे हमारे यहाँ मिर्जा गुलाम अहमद से भी लोग झूठे शुरू हुए, वहां भी कम से कम को 25-30 कहते हैं झूठे मसीहा पैदा हुए, जो दावा करते थे कि मैं मसीहा हूं और ये हूं, वहां सारा कुछ। इसके ऊपर एक टर्किश बड़ा मशहूर है, उसका था, उसको बाकायदा उन्होंने कहा कि इसको तो फांसी दे दी जाए, और वो फिर उसने माफी मांग ली, तो कहते मसीहा कैसे फांसी मांगते थे। उसके साथ साथ वहां पर जैसे दुनिया पूरी सेकुलर हुई है, इसराइल भी सेकुलर हुआ, और उसके अंदर दो ग्रोह मुख्तलिफ बनते शुरू हो गए, कुछ नाइट क्लब भी शुरू हो गए, करप्शन भी शुरू हो गई, सारा। फिर उनके अंदर जैसे हमारे यहाँ मूवमेंट शुरू होती है कि हज़रत ईसा की आमद से पहले, हज़रत महदी की आमद से पहले हमें क्या काम करना है, तो वहाँ भी एक मूवमेंट जो है शुरू हो गई। और वो मूवमेंट जो है ये गुज़श्ता 30 साल से तीनों मज़ाहब दोबारा शुरू हो गया। ईसाई जो हैं ये कुछ 100 साल से बिल्कुल छोड़ गए हुए थे। सही है। क्योंकि ईसाई समझते थे कि बस अब खत्म है, हज़रत ईसा ने आना है या नहीं आना है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। 600 साल पहले, 6 साल पहले वो पोप को अख्तियारात दे गया, पोप ही पोप है, जो कुछ भी है। लेकिन यहूदी इस बात पर बिलीव करते थे। ये जो शख्स आपको, जिसकी आपने सुनी है, ये शख्स जो है यह 33 साल का था, तो इसने एक मूवमेंट शुरू की जिसको कहते हैं शोफा मूवमेंट। और उसमें साइलेंट होता है जी, हिब्रू में शोफा मूवमेंट। शोफा मूवमेंट का मतलब होता है अल्लाह की तरफ वापसी। और वो कहता यह है कि हजरत मसाया जो उनके मसाया है, उन्होंने तशरीफ लाना है, बहुत जल्द लाना है, लेकिन हमारी कोई प्रेपरेशन नहीं है, और अगर हमारी प्रेपरेशन ना हुई तो हम मारे जाएंगे। ये पहला यहूदी रबाई है। रबाई उनकी स्टेटस हायरस, कुरान कहता है अखियार व रहबान, पीर और मौलवी।
ये उनका बहुत हाई लेवल का स्टेटस होता है। और इस बंदे की फॉलोइंग इतनी थी, कहते हैं कि कोई और बंदा स्टेडियम फिल नहीं कर सकता था जितना ये स्टेडियम फिल करता था। और ये जैसे हम कहते हैं ना मेहदी का लश्कर, ये कहता था मसाया का लश्कर जो है वो बनो और वापस अल्लाह की तरफ जाओ। तो इस बंदे ने वहां पर 1990 के अंदर, ये पहला बंदा जिसने इंटरनेट, पहले तो इसने वीडियो कैसेट चलती थी, फिर उसकी डीवीडी शुरू हुई, और अब ये यूट्यूब पे भी, जैसे आपका चैनल भी है यूट्यूब का, वैसे उसका भी चैनल जो है ये साथ में आ गया। इस बंदे ने कहा कि हमारे यहाँ खराबियां पैदा हो गई, फहाशी है, उरियानी है, सब कुछ हर चीज है। उसने कहा कि दो दुश्मन रहे हैं, हिटलर ने ये किया था, यहूदियों को फिजिकली कत्ल किया था, और एक को कहता है कि हजाल जिसने प्रोटोकॉल द जू लिखे थे, वो बंदा जो सिहोनी मूवमेंट जो ज़ायनिस्ट जिसने शुरू की थी, ज़ायनिस्ट मूवमेंट, वो बंदा जो सबसे ज्यादा खराबी का बायस था, उसने इनसे रूह छीन ली। उसने इसको एक नेशन स्टेट की सूरत बना दिया और खराब कर दिया। और उसी ने बहुत सारी ये सारे जो है ना वर्ल्ड ऑर्डर बनाया है सारा के सारा, जिसमें यूनाइटेड नेशंस बनी, जिसमें बाकी चीजें बनी, जिसमें कम्युनिज्म निकली, यहूदियों से ये सारी चीजें निकली। अच्छा, अब ये सब क्या फरमा रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा? इस बंदे ने 1990 के अंदर स्टेडियम भरा। उसके बाद इस बंदे ने वहां पर कहा कि जमहूरियत में इलेक्शन लड़ना है, तो जमहूरियत में इलेक्शन लड़ा, जमहूरियत में ये गायब हो गया। उसने जमहूरियत, उसने कहा भाई जमहूरियत कुफर, खत्म करो इसको। 2014 के अंदर 4 ब्लड मून आए थे कि 4 चांद जब लगते हैं, 4 चांद ग्रहण ऊपर नीचे तले लगते हैं, और यौम कपूर के जमाने में लगते हैं, और इनका एक और होता है जिसमें रोटी वोटी पकाते हैं, वो दिन होता है। तो उसके वक्त वो कहते हैं कि यहूदियों पर पहले जुल्म होता है, बहुत बड़ा जुल्म होता है, और फिर अल्लाह ताला कामरानी अता करता है। वो कहते हैं 1492 में लगे थे, जब इजाबेला फर्डिनेंड आई थी, तो स्पेन में यहूदियों का कत्लेआम हुआ। लेकिन वो कहते हैं कि 1492 में ही कोलंबस ने अमेरिका इजाद कर दिया था, और आज अमेरिका हमारी पावर के और हमारे लिए खैर की अलामत बन। उसने कहा देखो 2014 में उसने कहा 2-3 साल के अंदर याजूज और माजूज की बहुत बड़ी फौज जो है वो हमला आवर हो रही है, और तुम लोगों की ऐसी की तैसी, और तुम्हारा सत्यानाश होने वाला है, और ये यौम चांद जो आ गए हैं इसके ऊपर। ये कुरान पाक में भी इसके ऊपर जो इकबाल ने भी इसको कहा है, उसका तफसीर करते हैं। कुरान की एक आयत है कि वह हरामुन अला क़र्यतिन नहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्लि हदबिन यंसलून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने एक बस्ती जो है यरूशलेम की, उसको रोक लिया, उस पर हराम करार दे दिया, उनके रहने वालों को, उनको लोगों को निकाल दिया। अब वो वापस नहीं आएंगे। कब वापस आएंगे? जब हम याजूज और माजूज को खोलेंगे, और जब वो खुलेंगे तो होगा क्या, आपके वो बुलंदियों से हमलावर होंगे तुम्हारे ऊपर से, मतलब सैटेलाइट से जैसे हमलावर। इसकी बड़ी तफसीर इकबाल ने कहा था, खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हल्फे यंसलू। ये भी यही कहता है, ये जो यूरोप पूरा है ना, ये याजूज और माजूज है। अच्छा। और इसने फिर एक अपनी तालमुद की एक आयत निकाली है कि उस वक्त तक मसीहा नहीं आएगा जब तक ये रूमी लश्कर तबाह ना हो जाए। अच्छा। यानी यूरोप जो मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद ना हो जाए, और कहता है कि ये तुम आ जाएंगे। और इसने 2018 के अक्टूबर में उसने एक कहा कि देखो बात सुनो, उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया है, और वो उन्होंने इस वक्त जंगें छेड़ रहे हैं, इराक ये सारा इलाका तबाह कर रहे हैं, और लेकिन उस तबाह करने के साथ साथ तुम जो यहूदियों के पादरी है, बड़े बड़े रबाई, इनमें 95% जो है वो आला नस्ल के नहीं है, बनी इसराइल नहीं है, ये सारे जो है ये बरूपिये हैं। जैसे हमारे कहता नकली सैयद बना हुआ, वो कहते हैं ये नकली बने, तो ये तुमको तबाह होने का वक्त आ गया और ये तुम्हें मार पड़ेगी। फिर उसने 2019 के जून में कहा कि एक वायरस आ रहा है, और पेशगोई, और वो वायरस जो है वो तुम्हें तबाह करेगा, और वो वायरस बुनियादी तौर पर पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए लाया जा रहा है। अच्छा, ये लाया जा रहा है, बगौल इसके मैन मेड है? नहीं, लाया जा रहा है। और उसने फिर बिल गेट्स का नाम भी लिया। अच्छा, इस बंदे ने वायरस के आने से 6 महीने पहले बिल गेट्स का नाम लिया अपनी कैसेट के अंदर। अच्छा। उसने कहा ये आ रहा है और इशार रहा जो, लेकिन कुछ देर तक रहेगा, फिर ये चला जाएगा, फिर आएगा, और फिर ये दोबारा आएगा। और उस दोबारा आएगा तो उसने कहा है कि उस दोबारा आने के लिए मेरे सामने अब इस दुनिया पूरी की अखबारें जो है ना इसके ऊपर बंदे पे लगी, क्योंकि इजराइल जो है वो बहुत इसके बारे में सोच रहा है। उसने कहा फिर 9 महीने के अंदर अंदर ये इसने तबाह बर्बादी करके, उसने कहा 9 months आफ्टर द सेकंड वेव ऑफ द कोरोना वायरस मसाया विल अराइव पॉपुलर रेबिसेस। उसने कहा ये जो है उनकी इजराइल टाइम्स की ये उसकी रिपोर्ट है।
इसने कहा वो आए, उसने कहा लेकिन उससे पहले होगा क्या। लड़ाई से पहले उन्होंने एक एजेंडा तैयार कर लिया है। कहता है ये जो यूनाइटेड नेशंस है और ये यूरोप है, ये सब कुछ चीज हैं याजूज और माजूज। इन्होंने एक एजेंडा तैयार कर लिया है कि इस कोरोना वायरस के खाते में हम एक दुनिया के अंदर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बना दें। ये जो वो कह रहा था, वो ये कह रहा था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड। उसने कहा पहला ये है कि एक गवर्नमेंट हो, सारी गवर्नमेंट खत्म हो जाए। सही। ठीक है, कैशलेस करेंसी हो, ये जो आजकल उन्होंने शुरू कर दी, क्रेडिट कार्ड और वो जो क्रिप्टो करेंसी और ये वो, कोई कैश ना हो, वो बैठ के वो करें। उसके बाद वो कहता है कि एक ही बैंक को सारे बैंक खत्म कर दें, वर्ल्ड सेंट्रल बैंक, वन आर्मी, सारी आर्मी इकट्ठी इन वर्ल्ड आर्मी, किसी किस्म की कोई नेशनल सॉवरेनिटी नहीं, ये पाकिस्तान फलाना, ये इसराइल, ये ना, एक एंड ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टीज, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म कर दे, सब सरकारी मलकियत हो जाए। और उसने सबसे बड़ी बात ये कहा है कि एंड ऑफ द फैमिली यूनिट, बच्चे जो हैं वो ले लिए जाएंगे और रियासत पालेगी। ठीक, आप बस आप तल्लुकात, आप इतना काम है, बच्चा पैदा कर दे, अस्पताल ले जाएगा, फैमिली यूनिट खत्म हो जाए। अच्छा, उसने फिर कहा है कि चाइना की तरह को सोशल क्रेडिट सिस्टम आ रहा है। ठीक है, पूरी की पूरी चिप जो है उसकी जबरदस्त किस्म की उसके अंदर आ जाएगी। फिर उसके बाद उसने कहा है कि किसी किस्म की कोई जाती मलकियत वाला जो है ना फॉर्म नहीं होगा, गवर्नमेंट खुद कॉर्पोरेट खाना अनाज उगाएगी, अनाज देगी, मेडिसिन का सिस्टम। वो कहता है कोई बंदा, कोई सियासी इंस्टीट्यूशन, कोई रियासत का इंस्टीट्यूशन नहीं रहने देंगे, ये कंट्रोल कर लेंगे। और कहता है ये शुरू हो गया वायरस के दौरान, और उन्होंने अगले वायरस में ये कंट्रोल करके ये बिल्ड करना है। और ये लड़ाई जो है ये बिल्ड उनके बकौल हमारे यहाँ भी एक चीज मिलती है, माफ कर सकूं, हमारे यहाँ भी सूरत हाल ये मिलती है कि ये वाली कैफियत जब आएगी, ये वाला हालात जब आएगी, तो ये 80 झंडे मिलके यहाँ आके लड़ाई शुरू करेंगे। और वे भी यही कहता है, ये लड़ाई जब शुरू होगी तो जब ये यूरोप मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा, रूमी लफ्ज़ इस्तेमाल रमी तबाह हो जाएंगे, तो फिर ये इलाका जब रह जाएगा तो इस इलाके के अंदर फिर इजराइल की बादशाह बनेगी, फिर हम अरबों को ऐसी तैसी का कहते हैं। ये उसकी इस वक्त पूरी दुनिया की बहस हो रही है इसको हर अखबार के ऊपर। और सबसे बड़ी बात वो कहते हैं इजराइल में इसकी फॉलोइंग शुरू हो गई है। और दूसरी बात वो कहते हैं कि इजराइल के इर्द गिर्द जितने मलक थे हमने ऑलरेडी तबाह कर चुके हुए हैं। इराक तबाह, शाम तबाह, मिस्र तबाह, अब ईरान के ऊपर जो सूरत बन रही है वो, सऊदी अरब बिल्कुल खत्म, सऊदी अरब की ऑयल का वैल्यू तक खत्म कर दी गई है। अच्छा, उसके बाद जो दुबई का सारा पैसा उन्होंने उस पर लगा दिया, उसके ऊपर वो जिस दिन चाहेंगे उसको तबाह कर देंगे, खाली कर देंगे टोटल। तो वो कहता है पहले यूरोप तबाह का होगा, इसलिए तबाह होगा कि वो हमें चैलेंज कर सकता है, फिर हम आएंगे। हर वो चीज जो उन्हें चैलेंज करेगी उसको तबाह करना। चले जी, यहाँ ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे और कुछ जिक्र करेंगे भारत। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुशामदीद। भारत में किसान जो एक हफ्ते से मुजाहरा कर रहे हैं और इस वक्त मोदी के जो हैं वो सरदर्द बने हुए हैं, वज़ीर आज़म मोदी के। और ये जो मुजाहरों का जो सिलसिला है, क्या रंग ढंग दिखाएगा औरिया साहब? देखिए, इंडिया के बारे में एक मैं शायद कल भी हमने डिस्कस किया था कि मोदी के बारे में एक बड़ी कंसेंसस दुनिया के अंदर होता जा रहा है कि ही स्पॉइलिंग द एंटायर नेशन इंडिया। वो बेसिकली एक किताब आई थी आज से कोई 30 साल पहले, इसका नाम था एंड ऑफ इंडिया, खुशवंत सिंह की। और खुशवंत सिंह कहता है कि मोदी जो है ना, उसने आखिरी दिनों में यही बयान दिया था, मोदी को नई चीज़ नहीं है, मोदी बेसिकली इंडिया के 70-75 साल के हिंदुओं की अंदर पली हुई नफरत का वाज़ेह इज़हार है। और वो कहते ये है कि मैं जब पहली दफ़ा 1969 में जो फसादात हुए हैं गुजरात के, तो मैं वहाँ गया था और वहाँ पर हुआ ये था कि उन्होंने मुसलमानों की इबादत गाहें जो है तोड़ी थी, ये किया था। और मैं एक साफ़ी था बहुत उस वक्त, तो कहता मैं जब पूछने बैठता था तो मुझे इतनी गुस्से से देखते थे कि तुम कौन यहाँ से आ गया। और मैं वहाँ पर से आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ तक कि मैंने वहाँ खाना भी नहीं खाया और वहाँ से निकल गया, क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझे सिख समझ के मुझे कहीं मार वार न दे। दूसरा उसने ये कहा कि जब कभी मैं बात करता था कि फसादात कैसे हुए हैं, तो वो कहते कि दोनों तरफ हुए हैं, लेकिन कोई हिंदुओं की दुकान के ऊपर कोई साइन नहीं मिलता था।
वो कहता यह है कि 75 साल से जो 1920 में शुद्धी संगठन की तहरीक चलती चलती यहाँ तक पहुँची है, और उसको फिर 1925 के अंदर जब हिंदू बनाया, उन्होंने राष्ट्रीय सेवक संघ बनाई है, फिर बजरंग दल बनाई है, फिर विश्व हिंदू परिषद बनाई है, ये सारी की सारी जो है इन्होंने 50 साल तक अपने आप को आर्म्ड किया है, लोगों के अंदर नफरत पैदा किया मुसलमान के खिलाफ, और नफरत के साथ साथ एंड ऑफ द डे ये है कि 1982 में ये सियासत में आए और कहता है कि मोदी असल में उस 50 साल की नफरत का इजहार है। उसके नज़दीक ये सारे जितने ग्रुप, अब देखो ना किसान कौन है, किसान ज़्यादातर या तो पंजाब के लोग हैं, या वो राजपूत में से वो दलित हैं, या वो शूद्र हैं, या ये लोग हैं। बाकी जिम्मेदार तो वहाँ पर सारा वही काम, क्योंकि बुनियादी तौर पर उनके यहाँ तस्वर यह है कि अव्वल हट्टी, पहला जो कारोबार है, आखिर पुत बसंते हट्टी बैणा, तो कारोबार जो है वो बनिया जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी किसान जो है वो तो बेसिकली बनिए के लिए। अच्छा, ये जो चेहरा है भारत का कि जो मोदी साहब जो कर रहे हैं, भारत के अंदर एक अनरेस्ट है, इसके बारे से एक तो जो साबिक DGISI हैं असद दुरानी साहब, उनका BBC को इंटरव्यू है, उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि अब जो है वो पाकिस्तान के लिए भारत को इतना बड़ा खतरा नहीं है। एक जो बात कही फौजी मुदाखलत के हवाले से तो उन्होंने अलग बात कही है, और दूसरा जो डोजियर वाला मामला है कि पाकिस्तान ने किस तरीके से जो भारत की ये जो सारी दहशतगर्दी के हवाले से कार्रवाइयाँ दुनिया के सामने पेश की हैं और उसके ऊपर दुनिया क्या एक्ट कर रही है, इन सारे इश्यूज को अगर मिला के हम देखें तो देखिए, पहली बात है कि असद दुरानी साहब का एहतराम अपनी जगह। असद दुरानी साहब MI के हेड रहे हैं, ISI के हेड रहे हैं, बड़े उस 1988 1990 और खास तौर पर हुकूमत तकसीम करने वाला IGI वाला इशू। असद दुरानी साहब एक इंटेलेक्चुअल किस्म के आदमी हैं, और इंटेलेक्चुअल किस्म के खास तौर पे उस बेंट ऑफ माइंड के हैं जो कि अंग्रेज की फॉलोइंग वाले बेंट ऑफ माइंड में होते थे। क्योंकि ज़ाहिर बात है असद दुरानी साहब 88 में जर्नैल बन चुके हुए थे। इसका मतलब यह है कि ज़ियाउल हक के आने से पहले उन्होंने लेफ्टिनेंट की, कैप्टन की ये ज़िंदगी गुजारी हुई थी, जहाँ बार्स होते थे, लूजिंग होती है, पर्सोना नॉन ग्रेटा होते थे, अब उस कल्चर में नहीं होते थे। अंग्रेज़ ने एक कल्चर विरसे में दिया था, उसके अलामत नज़र भी आता है। तो उनके नज़दीक ये बेसिकली ये सारी जो है सूरत हाल ऐसी है कि इंडिया पाकिस्तान जो है एक कनाडा इंग्लैंड की तरह रहना चाहिए। वो एक कायदा का कहीं बयान भी कोट करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान ऐसे होंगे जैसे कनाडा और अमेरिका रह रहे हैं आपस में, लेकिन तारीख बिल्कुल उसके उलट चली, और कनाडा पाकिस्तान की लड़ाई तो नहीं, अमेरिका की लड़ाई थी, हमारी इंडिया की लड़ाई हुई। एक उनका बात मैं मानने को तैयार हूं इस मसले में अंदर कि इंडिया, इसलिए हम शायद हमारे पास खतरा नहीं लिया कि इंडिया के लिए खुद बहुत बड़ा खतरा चाइना की सूरत पैदा हो गया। लेकिन मेरी हमेशा से ये है कि इंडिया कभी चाइना के साथ लड़ाई मूल नहीं रहेगा, बराह रास्त कभी नहीं, वाया पाकिस्तान चाइना को छेड़ेगा। उसकी एक वजह होती है कि होता यह है कि आप अगर किसी बड़े आदमी से लड़ाई लेना चाहते हैं और आप ताकत नहीं रखते तो आप उसके छोटू को पढ़ के 3-4 थप्पड़ लगा देते हैं। वो होता यह है कि वो गुस्से में आता है, छोटू भी अगर सबक सिखाने पे आ जाए। हाँ, ये है मसला। उनको अंदाजा नहीं है ना कि देखें, मैं देखिए पूरे के पूरा इंडिया का अगर ज्योग्राफी उठा लें तो इंडिया के अंदर 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी हुई हैं कि इंडिया का जो बॉर्डर है जिसमें पंजाब है और जिसमें कश्मीर है, इट्स अनसेफ। उनके जो लोग हैं वो कहते ये हैं कि इंडिया में अगर वॉर छिड़ती है तो इंडिया जो है एक अगला सीरिया बन सकता है, और इस सीरिया की सूरत हाल में ये होगा कि इधर और इधर पंजाब ये बॉर्डर के अंदर आपने फोर्सेस मूव करनी है। आज जब जंग चल रही होगी तो आप 9 लाख फौज कश्मीर में नहीं रख सकते। वो जब ठीक, और जब वॉर मूव करके यहां आएंगे तो रास्ते में सेफ कहां होंगे आप? आपने टैंक कहां से लेके आने, आपने बख्तरबंद गाड़ी कहां से लेके आनी, आपने पंजाब में से लेके आने, बाकी चाइना से आप लड़ाई करेंगे। जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं सिलगरी कॉरिडोर वाली, उसके अंदर चाइना जरा सा अगर सिलगरी में बैठ गया, बीच में बांग्लादेश आ जाता है, आप तो कट गए उन स्टेट से, निगुराम से, नागालैंड से कट गए, मिजोरम से कट। वो लोग हैं जो इंडियन सिपाहियों की लाशें जो है लटकाए रखते हैं और कोई उतारने के लिए नहीं आ सकता। ये हालत है। तो इस वक्त असद दुरानी साहब की बात अपनी जगह होगी, लेकिन एक बात तय है कि जब लड़ाई का आगाज होगा, इंडिया चाइना का बाद में होगा, पाकिस्तान पे हमला करेगा। पाकिस्तान चूंकि चाइना के लिए सबसे बड़ा इंटरेस्ट पॉइंट है, एसेट है बहुत बड़ा, चाइना को इंटरवीन करना पड़ेगा। अच्छा, जो डोजियर वाला मामला है, अब जो नई इंतजामिया अमेरिका की आगे, जो बाइडन साहब का एक अपना नुक्ता नजर है, डोजियर को लेके नई अमेरिकी इंतजामिया का क्या रवैया हो सकता है? देखें, आज उनकी जो टिंडन कौन सी है जो उन्होंने लगाई है
अपना फाइनेंसिस उसके ऊपर जो इंचार्ज लगाई है, वो कहते हैं कि पहली नॉन वाइट औरत जो है वो वहां पर आई है। पूरे अमेरिका में शोर मचा है, इंडियन ओरिजिन कहां से आ गई। इसका मतलब ये है, जिक्र किया था हमने, नहीं ये जो खास तौर पे ये जो आई इस प्रताप पे 200 साल में कोई काला नहीं आया, तो ये जो ब्राउन किस्म की जो है ना ये नाशपाती टाइप चीज ये कहां से आ गई है। तो उन्होंने कहा ये, और पूरे अखबार जो भरे पड़े हैं और वो ट्रंप उसको प्ले कर रहा है। असल मसला ये है कि ये डोजियर जो है वाकई अगर बाइडेन चाहे तो ये प्ले भी कर सकता है इस मामले। सही है, सारे सबूत मौजूद है। कश्मीर के मामले पे वैसे भी कुछ भी अपना मौक़िफ़ है ट्रंप की वजह। लेकिन एक बात तय है कि जब लड़ाई का आगाज होगा, इंडिया चाइना का बाद में होगा, पाकिस्तान पे हमला करेगा। पाकिस्तान चूंकि चाइना के लिए सबसे बड़ा इंटरेस्ट पॉइंट है, एसेट है बहुत बड़ा, चाइना को इंटरवीन करना पड़ेगा। अच्छा, जो डोजियर वाला मामला है, अब जो नई इंतजामिया अमेरिका की आगे, जो बाइडेन साहब का एक अपना नुक्ता नजर है, डोजियर को लेके नई अमेरिकी इंतजामिया का क्या रवैया हो सकता है? देखिए आज उनकी जो टिंडन कौन सी है जो उन्होंने लगाई है अपना फाइनेंसिस उसके ऊपर जो इंचार्ज लगाई है, वो कहते हैं कि पहली नॉन वाइट औरत जो है वो वहां पर आई है। पूरे अमेरिका में शोर मचा है, इंडियन ओरिजिन कहां से आ गई। इसका मतलब ये है, जिक्र किया था हमने, नहीं ये जो खास तौर पे ये जो आई इस प्रताप पे 200 साल में कोई काला नहीं आया, तो ये जो ब्राउन किस्म की जो है ना ये नाशपाती टाइप चीज ये कहां से आ गई है। तो उन्होंने कहा ये, और पूरे अखबार जो भरे पड़े हैं और वो ट्रंप उसको प्ले कर रहा है। असल मसला ये है कि ये डोजियर जो है वाकई अगर बाइडेन चाहे तो ये प्ले भी कर सकता है इस मामले। सही है, सारे सबूत मौजूद है। कश्मीर के मामले पे वैसे भी कुछ भी अपना मौक़िफ़ है, और ट्रंप की वजह से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चले जी नाज़रीन, देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे कि आफिया सदीकी की रहाई का मामला कैसे हल हो सकता है। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं कि डॉक्टर आफिया सदीकी को किस तरीके से वतन वापस लाया जा सकता है, और एक उम्मीद की किरण पैदा हुई है। और हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ कानूनदान दाऊद गजनवी साहब ने। इन्होंने किताब भी लिखी है और बड़ी जदोजहद भी है आफिया मूवमेंट के हवाले से, उनको वापस लाने के हवाले से। उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम उस्मान। अस्सलाम वालेकुम। दाऊद साहब, ये बताइएगा कि अब जो उम्मीद की किरण जागी है, इसका क्या कानूनी तरीक़ेकार है, क्या एक विंडो खुली है? और ये भी बता दीजिएगा कि जो आज का ट्रंप का जो सीजन शुरू हुआ, पार्डन सीजन शुरू हुआ है, आपने पहले बहुत तफसील से वो जो उसके वकील थे उसके बारे में आपने गुफ्तगू की थी कि आप पाकिस्तान को कितनी देर की मोहलत है इस काम करने के लिए। आज देखिए, सबसे पहले तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना, वो ये चीज के ऊपर है कि मैंने लास्ट वीक जो बाबर अवान का बयान आया था और फौजिया भी बाबर से मिली थी, तो उसके अंदर तो ये चीज थी कि उन्होंने ये कहा है कि हम बाइडेन के साथ बात करेंगे। अब ये बात मुझे इस चीज में समझ नहीं आती कि अमेरिकन जो ट्रेडिशन है, व्हाइट हाउस का जो ट्रेडिशन है, उसमें तो ये चीज होती है कि जो प्रेसिडेंट जा रहा होता है वो पार्डन करता है, नया जो आ रहा होता है उसके लिए तो वैसे ही बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। और ये अमेरिकन हिस्ट्री का मेरा सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो बाइडेन ले रहा है, तो उसके अंदर आफिया तो इतनी रेलेवेंसी नहीं रखती, जो सबसे पहली ये चीज है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कोई आफिया की पहली पार्डन पिटिशन नहीं है जो प्रेसिडेंट के पास गई है। 2016 में भी गई थी, लेकिन वो प्रोसीजरल एरर की वजह से रह गई थी। लेकिन अभी ट्रंप अब 19 जनवरी तक हैं और वो काफी ज्यादा लोगों को पार्डन करेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का जो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जब आप पार्डन के लिए करते हैं तो उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी आफिया मूवमेंट बनाई हुई है और वो हीरोशिप का जो मामला बना हुआ है, क्योंकि जाहिर बात है वो जो वकील भी कहते हैं कि हम उसकी इलनेस की बुनियाद पे पार्डन मांगेंगे। तो ये फौजिया उनकी बहन जो है ये क्या मानेंगी इस बात के ऊपर कि हम माफीनामा वहां जमा कराएं या जो कुछ भी करें, या उसको बीमारी की बुनियाद पे यहां बुलाएं, उसको बीमार डिक्लेयर करवाएं? देखें, और यह जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये चीज समझने की कोशिश करें कि जब आप पार्डन पिटिशन भी डालते हैं तो उसके अंदर ये चीज लिखनी पड़ती है कि क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से आप एक इंसान के लिए पार्डन मांग रहे हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये चीज है कि आपने जिस तरह आफिया के सिग्नेचर ऊपर करवा लिए हैं, यही तो सबसे बड़ी उसकी कंडीशन बननी है रिलीफ की, कि उसको प्रॉब्लम क्या है, कैसे वो अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए खतरा नहीं हो सकती। आपने एक चोंटी को हाथी के आगे खड़ा कर दिया है। होना तो ये चीज चाहिए थी कि पाकिस्तान वियना कन्वेंशन के मुताबिक आफिया की गार्डियन बनती और ये अमेरिकन के आगे खड़े होते
कि ये हमारा शहरी है, इसको ये प्रॉब्लम है और इसको पार्डन किया जाए। आप एक इंसान को तो नहीं ना आगे खड़ा करते, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती सामने उधर अमेरिकन सिस्टम के अंदर। ठीक ठीक। अच्छा ये बताइएगा कि इसमें आफिया का कोई प्राइवेट इंडिविजुअल उसकी 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 ह्यूमन राइट्स की बुनियाद के ऊपर कर सकता है या पाकिस्तान गवर्नमेंट की इजाजत जरूरी है इसके अंदर? देखें, मैं आपको एक बताऊं, और या लास्ट ईयर भी आपके साथ ये प्रोग्राम किया था, मैंने 2 लेटर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को लिखे, एक फरवरी 2020 में भी लिखा और ये 2 महीने पहले भी एक लेटर लिखा। मैं चार्ल्स स्विफ्ट को पाकिस्तान लेके आया था। चार्ल्स स्विफ्ट वो आदमी है जिसने उसामा बिन लादेन के ड्राइवर को भी निकाला हुआ है अमेरिकन कोर्ट से। आफिया के मैटर को जितना गवर्नमेंट पॉलिटिसाइज करेगी उतना ये मैटर खराब होगा। कोर्ट में उसके लिए रिलीफ है और वो रिलीफ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बेस्ड ऑन हर मेंटल हेल्थ। ये काम हम कर सकते हैं। हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ऑफर किया है वॉलंटरी बेसिस के ऊपर कि हम इसको निकाल सकते हैं 8 से 10 महीने के अंदर। आप जितना इस मैटर को पॉलिटिसाइज करेंगे उतना ज्यादा ये मैटर जो है वो मुश्किल होता जाएगा। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है वो जब पार्डन करता है तो वो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट देखता है, वो हमारे फायदे नहीं देखेगा। तो हम इस मैटर को पॉलिटिक्स से दूर रखें और हम इसको एक लीगल बेसिस पे लेके चलें और बड़ा फिट केस बनता है ये उसके ऊपर। और आपको पता है लेकिन पॉलिटिक्स हो कहाँ रही है दाऊद साहब? कौन आवाज उठा रहा है? कौन पॉलिटिक्स कर रहा है? आवाज तो उठा ही नहीं रहा कोई, खामोशी है। मैं कहा पॉलिटिक्स कर कौन रहा है? मैं इसके अंदर एक चीज देखिए, ये पॉलिटिक्स, मैं आपको एक बात बताऊं, जहां तक मैं पाकिस्तान में हर हलके के लोगों से मिल रहा हूं, हर पॉलिटिकल पार्टी के बंदे से मिल रहा हूं, हर इंसान से मिल रहा हूं, मुझे ये लगता है कि ये थोड़ा सा इशू जो है ना वो माइंड सेट का है। शायद आफिया कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती बिकॉज द वे दे परसीव हर। मैं उसको एक पाकिस्तानी शहरी देखता हूं, मैं उसको एक ऐसा इंसान देखता हूं जो एक विक्टिम है वॉर ऑन टेरर का। और जब अमेरिका ये सारी चीजें समेट रहा है तो हमारा शहरी एक लीगल बुनियादों पे इज्जत के साथ वापस आ सकता है। तो इसमें हिच क्या है? और हिच जो है ना सबसे बड़ी जो बाबर अवान ने कुछ लोगों को ये अच्छी नहीं लगती ना, वो बात ठीक है। मैं उन लोगों के नाम भी ले सकता हूं। इमरान खान साहब के बहुत करीब लोगों के हैं कि जो समझते हैं, जो बीच में आ जाते हैं और उनका ह्यूमन राइट्स के अंदर नाम भी है और उनकी अपनी फैमिली, उनकी बेटी, मैं नाम लेने को तैयार, मुझे कतन नहीं कि जो इस मसले में मुखालफत करती हैं मोहतरमा जो है। लेकिन असल मसला ये है कि ये बताइएगा कि बाबर अवान साहब तो इस मसले में बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। मेरी बात भी हुई थी। ये मुझे बताइए कि बाबर अवान साहब को कैसे कायल किया जाता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो एडवाइजर हैं इस मसले के अंदर कि इसको किस केस को आगे कैसे परसू किया जाए। देखें, आई रियली रिस्पेक्ट बाबर अवान। वो पाकिस्तान का एक बड़ा रिस्पेक्टेबल लीगल ब्रेन है। मुझे पर्सनली ये बिलीफ है कि बाबर अवान को उस एवेन्यू का शायद नहीं पता जो मैंने एवेन्यू प्राइम मिनिस्टर हाउस में जमा करवाया था और डिफरेंट गवर्नमेंट के हलकों में दिया था। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सी हिम। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं फिर आपको ये चीज बता रहा हूं कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो इस मुल्क का है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने ये वादा किया हुआ है इस काम के लिए और ये काम हो सकता है। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर एक कमेटी भी बना सकती है। दरखास्त करेंगे जी इमरान खान साहब से, खास तौर पे दरखास्त करेंगे इमरान खान साहब से कि इसको फौरिको के पीछे दिन बहुत थोड़े रहते चले जा रहे हैं। और बाबर अवान साहब, अगर आप जाती तल्लक की बुनियाद पे सोचें या कौमी तल्लकात पे, एक दरखास्त है कि इनसे फौरी मुलाकात करें ताकि इस मसले। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया दाऊद गजनवी साहब, बड़ी तफसील से बता रहे थे किस तरीके से आफिया सिद्दीकी साहबा को वापस लाया जा सकता है। इसी नोट के साथ हम अपने प्रोग्राम खत्म करते हैं। कल इंशाल्लाह नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।